हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आज का वीडियो हमारा यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है ईपीएफओ का एग्ज़ाम उनके एस्पायरेंट्स के लिए है, उनके एप्लीकेंट्स के लिए है। ठीक है, कॉमर्स एज वेल एज नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, उन्हें कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि अकाउंटेंसी का पेपर इसमें आएगा कैसे, अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस आएंगे कैसे, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है एंड अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है। ठीक है, टारगेट हमारा यही है कि इन सब क्वेश्चंस को हम समझ के, जो कि PYQs है एक्चुअली, ये सारे 2020 में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैं आपको इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगी इन सारे क्वेश्चंस को, और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली अकाउंटेंसी के आते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये 2020 में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नंबर 1 है कि व्हेन आर करंट लाइबिलिटीज़ पेबल। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं जो कि वेरी लिमिटेड टाइम में पे आउट कर देना होता है इनको, बिजनेस यूनिट्स को। ठीक है, सो जैसे कि मैंने सेंटेंस में ही बता दिया कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल के अंदर अंदर होता है, उनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये करंट लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम करंट लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर फिलहाल ये है कि विद इन अ ईयर इनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। जितने भी बिजनेस यूनिट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उनका रिकॉर्ड जर्नल में करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पुट करते हैं। उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, लेजर। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम कहाँ पोस्ट करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। जो भी वेजेस हम पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मशीनरी इंस्टॉल हो जाए, तो इस अकाउंट को हम कहाँ डेबिटेड करेंगे। ठीक है, किस में डेबिट करेंगे, जो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इतना याद रखिए कि जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2 जगह रिकॉर्ड होते हैं। तो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में इसका कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिटेड कौन सा अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड अगर बैलेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका होता है, मतलब। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे ऐसे कि सपोज इस मार्कर पेन को बनाने में हमें 3,000 का खर्चा आया। ठीक है, प्लास्टिक, रिफिल, इंक, एवरीथिंग। ठीक है, और 5,000 जब हम इसे बेचने के लिए गए तो 5,000 हमें मिला। ठीक है, तो 5,000 में से इसका कॉस्ट 3,000 का माइनस करिए तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, 2,000। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर पाए। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, what is underlying accounting concept that supports no anticipation of profit but provision for all possible losses। वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि आपके जितने भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट हैं उनको एंटिसिपेट मत करो, उनका अनुमान मत लगाओ, उनके बारे में मत सोचो, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉसेज है फ्यूचर में उनके लिए प्रोविज़न ज़रूर बना लो ताकि उन पॉसिबल लॉसेज को आप मीट आउट कर सको, उन्हें हैंडल कर सको। ठीक है, प्रोविज़न ज़रूर बना लो। तो वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस को लेके करेक्ट है। इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। नहीं, ये सारे अकाउंट्स एंटिटी के अपने अंदर कंटेन करता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेज ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटिटी। डेटर्स के बैलेंसेज ये रखता है अपने अंदर, नहीं। इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एन एंटिटी, ये भी नहीं। ये सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को कंटेन नहीं करता है। It is a statement containing the various ledger balances of an entity on a particular date. This will be the correct answer. मैंने अभी जस्ट बताया था
पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में, ठीक है, उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं लेजर में, लेजर पोस्टिंग करते हैं सारे अकाउंट्स का, फिर इन लेजर के बैलेंसेस को हम ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंसेस में, ओके, ट्रायल बैलेंस में। डन। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following accounting concepts is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of account? वो कौन सा accounting concept है जो ये कहता है कि कोई भी नया competitor मार्केट में आया या दो यूनिट प्रोडक्शन और मार्केटिंग यूनिट या डिपार्टमेंट के बीच में आपस में झगड़ा हो रखा है, रिफ्ट मतलब झगड़ा हो रखा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि ये सारी बातें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? तो वो है मनी मेजरमेंट, ठीक है। मनी मेजरमेंट ये कहता है कि ओनली दोज अकाउंट्स या दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सके उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का सेम होता है? ठीक है, ये ज़्यादातर सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये डिफ़र भी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग concerns prepare receipt and payment account? लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो कुछ दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ये करता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है साल भर में, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, और ठीक है, और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये फाइंड आउट करना। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन NPOs होते हैं या NGOs होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ना कि इन्हें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, इनका कंसर्न या मोटिव सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना होता है। जितने भी ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो NPOs ही होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो कि प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनमें से कौन सी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में करेक्ट है? पहले तो ये भी बता दूँ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगेन NPO बनाते हैं, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। थैंक यू। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। We will discuss many more questions on this channel, okay? Thank you.